हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने मोटा मोटा वर्क एनर्जी, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कर लिया है। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या क्या करा है। जैसे वर्क किया है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, फोर्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। यानी इनके बीच के एंगल का बहुत बड़ा फर्क मतलब बड़ा रोल है एक्चुअली। तो ये तीन टाइप का देखा था हमने, एक तो पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था एंड एक जीरो था। पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में लगे, तब कैसा होता है वो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कैसा होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में लगे, यानी विपरीत दिशा में लगे। और जीरो कब होता है, जब परपेंडिकुलर लगे, यानी लंबवत लगे, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो, 90 डिग्री, कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये था अपना वर्क था। उसके बाद में हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए प्रूव क्या चाहिए होती है, पार्टिकल की स्पीड चाहिए होती है, और वो कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर हो गया। बस यही होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हमने एडवांस किया था तो क्या होता है, एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया था तो वो एम वी बना था, तो मोमेंटम आ गया था एक्चुअली, पी स्क्वायर बाई 2m। और यहाँ से पी की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। लेकिन सबसे अच्छी जो चीज थी वो क्या थी, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद होगा ना, इसी को क्या बोलते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। कल किसी ने कमेंट के अंदर पूछा था कि भैया वर्क एनर्जी थ्योरम बताना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही तो है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। यहां ऑल अर्थ मतलब सारे के सारे, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर था। बार बार बोला था उस क्लास के अंदर भी, बट फिर से सुन लीजिए। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और यू क्या है, आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये इतना होता है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा जो था वो था आपकी पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है कि आप कहां से मेजर कर रहे हो। तो हमने जो निकाला था वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, बिकॉज जो चेंज था वो हमेशा उतना ही आने वाला है। तो जैसे एक पार्टिकल है, उसको ग्राउंड से लेकर अपन कहां तक लेके गए थे, एच हाइट तक। तो ग्राउंड पे हमने मान लिया है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो है। यहाँ पे हमने माना है, अगर यहाँ पे कुछ और मानेंगे तो यहाँ पे कुछ और लिखी जाएगी। बट जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो कितना लिखा जाएगा, वो mgh ही लिखा जाएगा। ओके, हाँ जी, यहाँ पे कॉन्स्टेंट मान के चल रहा हूं। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन कैसे किया था, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस ये सिंपल सी बात थी कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका वर्क डन अपन निकालते हैं, और पार्टिकल को कैसे लेके जाते हैं, एकदम स्लो स्लो, एकदम स्लो स्लो, धीरे धीरे, सो दैट आपका नेट काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो कितना रहे, जीरो रहे। बस ये चीज थी। हाँ, ये अपना पोटेंशियल एनर्जी कर लिया था हमने। इसके कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी करे थे। आज अपन करने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं, इस दुनिया के अंदर एनर्जी हमेशा से क्या है, कंजर्व्ड है। यानी ना तो आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन एनर्जी को बदल सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर। ये हो सकता है। ये पहले तक की थ्योरी थी, मतलब ये आज भी वैलिड है। बट एक थ्योरी और आ गई आइंस्टाइन वाली, जिसके अंदर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकता है और मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है ना, एनर्जी मास आपस में भी कन्वर्टेबल है। ठीक है ना, E इक्वल टू MC स्क्वायर, आइंस्टाइन वाला। मैं बता रहा हूँ जस्ट नॉलेज के लिए आपके लिए, इसको भी बस ध्यान रखो, भूल जाओ कि एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, मास में, या मास किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में। ठीक है ना, ये अपन न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर देखते हैं, बाकी जगह कोई इतना इसका यूज नहीं है। ठीक है ना, हाँ ठीक है सर। तो अभी अपन को क्या देखना है, अभी देखना है एनर्जी कंजर्वेशन। कौन सी चीज देखनी है, एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा, तो मतलब हम एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये अपना यूनिवर्सल लॉ एक तरीके से बोल सकता हूँ कि हम एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं न ही उसे नष्ट कर सकते, एक रूप से दूसरे में बदल सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ कि भैया कल परसों जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो वो कैसे होती होगी, है ना, वो अपन थोड़ा समझना चाहिए। कल परसों हमने एक वीडियो बनाया था, है ना, वो क्या था, उसके अंदर हम साइकिल थी, उस साइकिल की रिम से हमने क्या किया था, एक ऐसे रस्सी ली थी और एक उस मोटर को कनेक्ट कर लिया था यहाँ पर। ठीक है ना, और जैसे ही उस मोटर को कनेक्ट किया था, उससे वो मोटर क्या होने लगी थी, घूम रही थी, और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फ्लक्स में चेंज आ रहा था, उससे क्या होती, EMF आ रहा था। मतलब बेसिकली क्या हो रही थी, बिजली बन रही थी, कुल मिलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी यहाँ से। बट एनर्जी इसमें प्रोड्यूस कर तो रहा है, वो कर कहां से रहा है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो कर कहां से रहा है, वो भैया हम ही तो घुमा रहे हैं इसको, हम ही अपनी एनर्जी को इसमें दे रहे हैं। यानी हमारी जो एनर्जी है, एक तरीके से हम बोलूं, हमारी जो एनर्जी थी वो किस में चली गई है,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हमारी किस टाइप की एनर्जी थी, वो बायोकेमिकल भी हो सकती है, वो केमिकल भी हो सकती है, वो मैकेनिकल भी हो सकती है, वो किसी भी टाइप की एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। उस एनर्जी को हम एक रूप से दूसरे रूप में बदलना आना चाहिए, ठीक है ना, या बदल सकते हैं, या फिर वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जिससे दूसरे रूप में वो बदल जाए। दूसरा मैं बताता हूं, जैसे आपने क्या किया है कि पानी गर्म करते हो सर्दियों के अंदर, तो पानी गर्म करते हो तो क्या होता है, पानी ठंडा होता है। पानी ठंडा होने का मतलब क्या, इसके पास जो टेम्परेचर के वजह से जो एनर्जी है, टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी है ना, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं उसको, है ना, इंटरनल एनर्जी, वो टेम्परेचर की वजह से आती है। अच्छा, तो सर अगर अपन ये इंक्रीज करते हैं इसका टेम्परेचर तो क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, यस। लेकिन वो एनर्जी आई कहां से है, वो हमने लकड़ियां जलाई है, उस लकड़ियों की वजह से आई है, क्योंकि वो कार्बन है। एक तरीके से क्या है, कार्बन क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। वो कार्बन बर्न होने की वजह से क्या हो रहा है, इसको अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रहा है बेसिकली। तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी थी, है कि नहीं। वो फ्यूल होगा एक तरीके से, अपन यहाँ पे पेट्रोल रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं ना, उसको बर्न करेंगे, कंबशन करेंगे। उसका कंबशन करने से क्या होगा, जो एनर्जी निकलेगी उसको अपन किसको दे देंगे, पानी को दे देंगे, इस भगोने को देंगे, भगोने से किसमें चली जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। इस तरीके से वो एनर्जी किसमें चली गई है, आपकी केमिकल एनर्जी से किसमें चली गई है, थर्मल एनर्जी में चली गई है, ऐसा कह सकता हूं मैं एक तरीके से, ठीक है ना, जिसको अपन हीट एनर्जी बोलते हैं। हीट एनर्जी एक तरीके से हीट के रूप में आ गई है, वैसे इसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है सर। ये चीज हमें थोड़ी समझ में आ रही है, ये आ रही है ना बढ़िया से, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। जैसे जहां पर नदी के अंदर डेल्टा बनता है ना, डेल्टा बनता है तो पानी बहुत हाइट से गिरता है नीचे की ओर। अब वहां पे क्या करता है, तो पानी हाइट की वजह से एनर्जी क्या होता है, बहुत तगड़ी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है, पानी बहुत अच्छी वाली काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा है। अगर अच्छी वाली काइनेटिक एनर्जी लेके नीचे पहुंच रहा है तो अपन नीचे क्या लगा सकते हैं, टरबाइन लगा देंगे, और वो टरबाइन के ऊपर पानी को फेंकेंगे जोर जोर से। जैसे जैसे अपन टरबाइन के ऊपर फेंकेंगे तो टरबाइन जोर से घूमने लगेगा, और जितना जल्दी जोर से उसे घूमेगा उतना ही अच्छे से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो जो अपनी वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन इसको, वाटर काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे हैं। जैसे हमने मान लो कि हमने टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी, और सन से आने वाली जो एनर्जी है सोलर, उसके ऊपर हमने क्या लगा रखे हैं, सोलर पैनल, उसके ऊपर मतलब अपनी छत के ऊपर लगा रखे हैं। तो छत के ऊपर जब लगाएंगे तो क्या आएगी, सनलाइट आके इस पे गिरेगी, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे अपना कोई भी बल्ब वगैरह आसानी से जल सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो हुआ क्या है, सन की एनर्जी थी, उसको बोलते हैं सोलर एनर्जी। तो हमने क्या किया, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसा ही है भाई, हर एक दूसरे के एक रूप से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे विंड टरबाइन होते हैं, अगर विंड टरबाइन लगे हुए हैं कहीं पर, ठीक है ना, तो विंड टरबाइन से घूमते रहते हैं मस्त तरीके से, लेकिन वो जब घूमते हैं तो उनके नीचे एक मोटर लगी रहती है, उस मोटर क्या करती है, वो भी घूमती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह वही सारा सिस्टम है। तो उससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये विंड जो मिल है वो घूम ही क्यों रही है, ये जो अपना फैन लगा हुआ पूरा घूम ही क्यों रहा है, तो इससे क्या होती है, एयर पास हो रही होती है, एयर अच्छी खासी स्पीड में आ रही होती है। अब वो क्या है, उसके पास स्पीड की वजह से क्या है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या बोल सकता हूं एक तरीके से, मैकेनिकल एनर्जी। क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। तो वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं, यहां क्या हो रही है, सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी इलेक्ट्रिकल में। और यहां क्या हो जाएगा, यहां आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल किस में चली जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कौन सी में, ओके। तो कुल मिलाकर आप मेरी बात समझ गए होंगे कि एनर्जी को हम ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और हम एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस अपना काम क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना। मैंने बताया था ना, एनर्जी की इस दुनिया में कमी नहीं है। कमी है तो उस टेक्नोलॉजी की जो अभी तक हमने डेवलप नहीं करी है। अगर हमने वो ठीक तरीके से डेवलप कर ली तो फिर क्या है, अपन को ज्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अगर आज के संदर्भ की बात करूं तो जो एनर्जी की जिसकी जरूरत पड़ रही है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। आप देखिए तो सही, आप एसी चलाते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कूलर चलाते हो, आपका मोबाइल चलाते हो, आप गीजर से पानी गर्म करते हो, इवन आप जो अपना गैस है, आजकल तो मतलब गैस कौन से आने लग गए, इलेक्ट्रिक भी आने लग गए हैं ना। हाँ, इलेक्ट्रिक चूल्हा जिसे बोलते हैं अपन, वो उससे भी काम कर सकता है। आपका ओवन है वो उससे काम सकता है, यानी खाने पकाने के काम भी किससे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हो सकते हैं ना, बढ़िया तरीके से हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े मॉल हैं वो भी इलेक्ट्रिकल से काम कर सकते हैं,
ठीक है ना। ट्रेन जो है वो भी आजकल तो इलेक्ट्रिक आ गई हैं, जो आपकी गाड़ियां हैं वो भी किससे चल रही हैं, इलेक्ट्रिक से चल रही हैं। जितना भी आपका सारा काम वो किससे होने लग गया, इलेक्ट्रिक से। बड़े बड़े प्लांट होते हैं उनके अंदर सारा काम किससे होता है, बड़ी बड़ी मशीन जो चल रही होती है वो किससे चल रही होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रही होती है। तो पहले वो किसी और रूप में थी, अब हमने उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लिया है। तो एज ए साइंटिस्ट या फिर एज ए साइंस स्टूडेंट आपको यही सोचना है कि क्या मैं ऐसी टेक्नोलॉजी भविष्य में डेवलप कर सकता हूं जिससे एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे में आज इजीली कन्वर्टेबल हो जाए। देखो कन्वर्टेबल तो आज भी बनाए रखे हैं, जैसे विंड मिल बना रखी, बट विंड मिल इतनी एफिशिएंट नहीं है, जबकि हवा तो रात में भी चलती है। जबकि सोलर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, बट सन तो रात में नहीं आता है कि नहीं, आधे दिन ही चलता है सोलर, फिर भी ज्यादा एफिशिएंट है बजाय किसके, सोलर के। बिकॉज सोलर का जो इंस्टॉलेशन है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल बनता है। इतने बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं पंखे वाले, इतना बड़ा बड़ा खुद का उसका होता है सारा सिस्टम, पूरा एक सेटअप बनाने में काफी ज्यादा कॉस्ट भी आता है, और मतलब जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इस तरह के बहुत सारे खर्चे उसमें जुड़ जाते हैं। और मतलब ऐसा लगेगा कि वन टाइम कॉस्ट तो है, एक बार ही तो लग रहा है, बट उसको एक बार इंस्टॉल करने में बड़ी दिक्कत आती है। सोलर को दिक्कत इंस्टॉल करने में इतनी दिक्कत नहीं आ रही है। सोलर आजकल किस पे आने लग गए, पेपर पे भी आने लग गए, बहुत मतलब पतले पतले से। तो उससे क्या हो रहा है कि आप अपनी छत पे कहीं पे भी लगा सकते हो। बस यही तो आपको सोचना भाई, है कि नहीं। हाँ, जैसे हवा अब बह रही है ना हवा, उसके अंदर एनर्जी, उसको कैसे ले सकते हो। और तो और थर्मल एनर्जी है, उसको कैसे कर सकते हो। जो टाइड एनर्जी होती है, टाइड मतलब सोचते हो ना, जो ज्वार भाटा आता है, यानी जब पूर्णिमा की रात होती है तो चांद जो होता है ना, वो क्या होता है, बिल्कुल पास में आता है, पृथ्वी के पास में आता है, और उससे क्या होता है, पानी ऊपर की ओर उठता है, पानी ऊपर, तो उसमें कितनी सारी एनर्जी आ गई। और तो और अगर आप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो जो आकाश से गिरने वाली बिजली है उसको स्टोर कर ले, तो हो सकता है ना कितना चार्ज एक साथ स्टोर हो जाएगा, है कि नहीं। उसको थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे करना, बट आप एज ए साइंटिस्ट दिमाग तो लगा ही सकते हो। मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं कि आप सोचो तो सही, आप क्या क्या कर सकते हो। बात समझ रहे हो ना। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप बात करते जाओ और मोबाइल से, जैसे आप जब बात कर रहे हो तो यहां से साउंड एनर्जी निकल रही है, साउंड में भी तो भाई एनर्जी है ही। तो साउंड से जितनी सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्या हम उसको एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, है कि नहीं। अगर आपको आइडिया चाहिए कि मैं सोचूं कैसे, तो बता रहा हूं, साउंड को आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने की सोचो या दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट करने की सोचो तो सही। बट आप एक बार, क्या उससे काम हो सकता है, ऑब्वियसली काम हो सकता है, बट वो आपको टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आपको और भी ऐसे सोचना है तो हम मिलकर बैठ के सोच सकते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करते रहिए, हम जरूर सोच लेंगे। ओके बेटा, तो आपको इस क्षेत्र में अच्छे से काम करना है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस के अंदर तो कुछ भी नहीं है भाई, अगर मैं बात करूं एनर्जी कंजर्वेशन। लेकिन एनर्जी कंजर्व कब रहेगी, देखिए मैं बोलूं, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ या याद कराने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल है, मेरे लिए यही ग्राउंड है अभी, ठीक है ना। हाँ, मेरे लिए अभी क्या हो गया, यही ग्राउंड हो गया। ओके, अब मैं ग्राउंड से क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ और ऊपर की ओर ले जाऊँ, धीरे धीरे यहां तक ले आया। अभी इसके पास क्या आ चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी आ चुकी है, किसके रेस्पेक्ट में, जहां से मैंने उठाया था। और मान लेता हूं एच हाइट पे आ गया, एम इसका मास है, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh। देखो इसके पास mgh पोटेंशियल एनर्जी है, वो लेकर नीचे जाएगा, देखना गया। हाँ, धीरे धीरे जो पोटेंशियल थी वो किसमें बदलने लग गई, काइनेटिक में, क्योंकि इसके पास स्पीड आने लग गई। तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, आप ये सोचिए कि वो काइनेटिक एनर्जी आई कहां से, वो अपनी ही पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर रहा। तो वो धीरे धीरे नीचे गया, धीरे, और यहां पर आते आते इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, क्योंकि यहां तक आते आते इसकी पोटेंशियल वापस से क्या हो गई, जीरो हो गई। इसके रिस्पेक्ट की अगर बात करूं तो पोटेंशियल वापस क्या हो गई, जीरो। तो काइनेटिक मैक्सिमम होगी कि नहीं हुई। सर एक बात तो मुझे समझ आ रही है कि यहां पर आते आते पोटेंशियल जीरो हो गई, काइनेटिक मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही टक्कर किया ना, तो टक्कर की वजह से क्या हो, काइनेटिक भी जीरो हो गई, है ना। ये टकराया ना, पोटेंशियल तो पहले जीरो हो गई, वो सारी की सारी काइनेटिक में, और थोड़ी देर बाद में रुक गया तो काइनेटिक भी जीरो हो गई। इसका मतलब सर जो आपने वर्क किया था वो कहां गया, जो आपने वर्क किया वो कहां गया, वो टक्कर के अंदर क्या हो गया, लॉस में चला गया। एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं, पूरी तरीके से क्या हो गया, वो लॉस हो चुका है, उस एनर्जी का क्या हो गया भाई, लॉस हो चुका है, ठीक है ना। अब वो अगर लॉस नहीं है तब तो आपकी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। एनर्जी कंजर्व रहेगा मतलब क्या है, जैसे मैं यहां से एक बॉल को छोड़ूं और वो नीचे जाए, जंप करे और वापस इसी हाइट तक आए। अगर इसी हाइट तक आ रही है तब तो मैं बोलूंगा कि एनर्जी क्या है,
कंजर्व है, अदरवाइज एनर्जी कंजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई और भी ऐसा फोर्स लग रहा होगा जो एनर्जी को कंजर्व नहीं रखने दे रहा। अगर मैं यहां हवा की बात करूं तो हवा का क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। दूसरी बात, जो जिस मटेरियल की वो बॉल बनी हुई है ना, वो मटेरियल ऐसा है कि कुछ ना कुछ कोलिजन के दौरान वो अपने आप में एनर्जी स्टोर कर लेता है, जिसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। बट अभी मान के चलिए कि अगर मैं उसको नेग्लेक्ट कर देता हूं इलास्टिक को, बट फिर भी मैंने ऊपर से छोड़ा यहां से गेंद को, वो नीचे गई और वापस उस हाइट तक नहीं आती है। आप कितने भी कोशिश कर लीजिए उस हाइट तक आती नहीं है। क्यों? क्योंकि हवा है और हवा का क्या लग रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ क्या होता है? एनर्जी में लॉस होता है। तो जैसे ही एनर्जी में लॉस होता है तो वो एनर्जी अपने आप में खोने लगती है धीरे धीरे। तो जैसे अपने इस हाइट से इसको क्या छोड़ रहे हैं, गेंद को छोड़ रहे हैं, तो ये यहां तक आएगी फटाक से, मतलब नीचे गिरेगी और नीचे गिरने के बाद ये उठेगी, लेकिन इस हाइट तक जाएगी, फिर वापस आएगी और फिर वापस इस हाइट तक, ऐसे ऐसे चलता रहेगा क्रम। और थोड़ी देर बाद में ये क्या हो जाएगी? ऐसे रुक जाइए, रुक जाइए। तो पूरी की पूरी जो इसकी एनर्जी थी स्टार्टिंग में, मैं बात करूँ पोटेंशियल एनर्जी थी, वो किस में चली गई है? वो फ्रिक्शन में एक तरीके से वेस्ट हो गई है, ऐसा आप कह सकते हो। कंजर्व रही नहीं। लेकिन अगर फ्रिक्शन गायब कर दूंगा तो क्या होगा? तो हर बार यहां आएगी, फिर वापस भागेगी, आएगी आएगी। ये कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा? अनंत टाइम तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी क्या है? कंजर्व है। अगर मैं एक पेंडुलम ले लूं और उसको यहां से छोड़ूं तो क्या होगा? ऐसे जाएगा, टिचुक टिचुक, फिर लेकिन वो क्या होता है? धीरे 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 रुक जाता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं, कोई लॉस नहीं है, कहीं पे भी कोई लॉस नहीं है, रस्सी भी हमने क्या ले ली? आदर्श ले ली, और वहां पे उसके जो बांध रखा है वहां पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा? ये अनंत काल तक चलता ही जाएगा। ठीक है। अब कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि एनर्जी कंजर्व कब रहेगी और कब नहीं रहेगी। उसके लिए अपन को फोर्स का पता होना चाहिए। तो फोर्स भैया दो तरीके के और बता देता हूं मैं भी। एक होते हैं कंजर्वेटिव, नेचर में कैसे होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं कंजर्वेटिव, जिसको अपन बोलेंगे संरक्षिबल, और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव, नॉन असंरक्षी। ठीक है। हाँ, अब देखिए एनर्जी आपकी तब तब कंजर्व रहेगी जब जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे। अब ये होते क्या है अभी बता दूंगा, लेकिन जब आपकी एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, कब नहीं रहेगी? जब आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स को पहचानने का सीधा सा तरीका है, अगर किसी फोर्स का वर्क डन एक पूरे सर्कल में या एक पूरे लूप में 0 हो जाए, यानी अगर मान लो कोई पार्टिकल है यहां से चले और चल के घूम घाम के वापस इसी पॉइंट पर आ जाए, कहीं से भी जा सकता, मुझे नहीं पता कैसे गया, लेकिन जैसे ही घूम घाम के वापस उसी पॉइंट पर आ गया, तो जो वो फोर्स लग रहा था उस फोर्स का वर्क डन कितना होना चाहिए? 0। देखो जैसे ये एम मास है, एम मास के हाइट ऑब्जेक्ट को मैं एच हाइट ऊपर ले गया, कितना ऊपर ले गया? एच हाइट ऊपर ले गया, तो एम मास के ऊपर क्या लग रहा है? एक एम जी लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा है सर। तो इसको ऊपर ले गया, तो जब ऊपर ले गया, डब्ल्यू यू लिख रहा हूं, यू मतलब अपर, जब ऊपर ले गया तो इसका वर्क डन कितना हुआ? किसका? एम जी का। किसका मैं वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहा हूं? एम जी का। एम जी का वर्क डन निकालो जरा, कितना आएगा सर? एम जी का वर्क डन आएगा, फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, मतलब आएगा सर माइनस एम जी एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, ये तो बल ही हो गया ना एम जी। बढ़िया सर। अब मैं वापस डाउन आ रहा हूं, वर्क डन डाउन का मतलब वापस नीचे आया, तो वापस नीचे आने का मतलब वापस इसी पॉइंट पे आ गया, वो चाहे मैं कैसे भी आऊं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसे भी मैंने पहले बता दिया था। वो कितना आएगा? वो आएगा एम जी एच। इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ने पे क्या 0 आ रहा है क्या? यस सर 0 आ रहा है। इसका मतलब जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है? नेचर में कंजर्वेटिव है, और इसके अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से घुमा के दूसरे में ले जाएंगे तो एनर्जी क्या रहने वाली है? कंजर्व्ड रहने वाली है। लेकिन ये क्या है भाई? इसमें तो नहीं रहती है, इसमें नहीं रहती है। जैसे मैं मान लेता हूं एक पार्टिकल है, उसको मैं इधर से इधर लेके गया, ठीक है ना, इसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन का, हाँ, और इसका डिस्प्लेसमेंट दिया मैंने 3 मीटर का, तो इधर से इधर, तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया ना इधर से इधर, है ना, इधर से इधर के लिए, वो कितना आएगा? फोर्स है 10 और डिस्प्लेसमेंट है 3, लेकिन अपोजिट है ना, फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कितना है? -30 जूल है। अरे बोलो यस और नो।
और अगर मैं यहां गया और वापस इधर आ रहा हूं तो इस बार फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि वो तो अपोजिट लगता है। रिलेटिव मोशन का क्या करें, अपोज। तो अगर ये इधर से इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेकिन इधर से इधर आ रहा है तो वो फ्रिक्शन इधर लगेगा। इस बार भी अपोजिट है, तो अगेन इस बार कितना जाएगा माइनस, तो कितना आएगा -30 जूल। इनको ऐड करना -60 जूल आ गया। अरे जीरो आना चाहिए तो -60 आ गया, जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये एनर्जी ले रहा है एक तरीके से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और जब जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगेंगे आपकी एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये चीज आप लिख लोगे ना। हाँ, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, ऐसे फोर्स जिनमें एक पूरे चक्कर में या एक पूरे लूप में नेट वर्क डन कितना होता है, 0। नेट वर्क डन by a force in a loop, net work done by a force in a loop should be 0, should be 0। एक लूप या एक चक्कर, ठीक है ना, एक चक्कर में बल द्वारा किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होना चाहिए, 0। अगर वो आता है तब तो कितना आएगा, कंजर्वेटिव आएगा। एंड अगर वर्क डन बाय फोर्स इन ए लूप, मैं सीधा लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय फोर्स इज इन ए लूप इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं है, मतलब इसी का एक ही चीज है, इसमें बस नोट ऐड करना है, ना ऐड करना है बस, तो कितना आ जाएगा, वो नॉन कंजर्वेटिव आ जाएगा और उसमें आपका एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। बात समझ आ गई कि जी सर हमें समझ आ चुकी है। ओके, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रश्न से शुरुआत कर लेते हैं। एक पार्टिकल है, ओके, और वो अभी कितनी हाइट पे है, वो अभी 15 मीटर हाइट पे है, 15 मीटर पे, और 3 kg उसका क्या है, वेट है, ठीक है ना। हाँ, 3 kg वेट नहीं, सॉरी मास है, 3 kg क्या है, मास है। तो आपको बताना है जब ये ग्राउंड पे आएगा, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा, हाँ एयर फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगा तब इसकी स्पीड कितनी होगी, ये बताना, आपकी स्पीड कितनी होगी। अच्छा, स्पीड बताना है, तो सर अगर स्पीड निकालनी है तो देखो, स्पीड निकालने में तरीके सिखाता हूँ आपको, तरीका हर तरीका आना चाहिए। मेथड 1, क्या हम लगा सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, बिल्कुल लगा सकते हैं। और वो क्या होती है, वो होती है v² बराबर u² प्लस में 2s। मुझे टाइम से तो खेलना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ v चाहिए, v निकालना है। तो v², u कितना है 0 प्लस में 2 इंटू में a कितना लगेगा, वो लगेगा नीचे की ओर, यहाँ से देखोगे तो नीचे की ओर लग रहा है ना, वो लग रहा है माइनस का g, ठीक है सर। और s कितना आएगा, s सर s आने वाला है -h। अरे -h आएगा ना, नीचे की तरफ, दोनों ही नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हो गया नीचे की तरफ, तो -h आ गया। तो v बराबर कितना आएगा, √2gh, ये आया ना जी सर। j की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड जो है वो कौन सा है, वो है एनर्जी कंजर्वेशन वाला, और मैं चाहूंगा कि आप यही लगाएं, आप उसको ना लगाएं, इसको ही लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन को। अब पहली बात तो ये चेक करना है क्या क्या है यहाँ पर एनर्जी कंजर्व्ड है। यस सर, कंजर्व्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कुछ और लग रहा है क्या, कुछ और लग ही नहीं रहा। अगर कुछ और नहीं लग रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड, तो लगा दीजिए। एनर्जी लगाने के लिए आपको क्या लिखनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी है, और एनर्जी कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में किस किस को लेते हैं अपन, मैकेनिकल एनर्जी किस किस के लेते हैं, इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। किस क्या बोलते हैं इसको, यांत्रिक ऊर्जा। और ये जो अपन सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो वो क्या क्या होता है, वो होता है mgh प्लस में ½ mv²। किसी भी पॉइंट पर लगा दो, ये क्या आने वाला है, कांस्टेंट ही आने वाला है। क्या आने वाला है, कांस्टेंट आने वाला है। किसी भी पॉइंट पर लगा देना, आपका क्या आने वाला है, कांस्टेंट। तो ये क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी, आपकी यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया ये। लगा दूं मैं, तो बताओ इनिशियली कितनी है, इनिशियल तो मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, मैं ऐसे लिखता हूं पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस में काइनेटिक इनिशियल, यानी इनिशियल की पोटेंशियल और काइनेटिक बराबर। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, फाइनल की, प्लस में काइनेटिक एनर्जी किसकी, फाइनल की। ध्यान से देखो, बताओ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है। अरे सर यहां से h हाइट ऊपर है, तो कितना करूंगा मैं, mgh कर दूं। m की वैल्यू कितनी है 3, g की वैल्यू पता है मुझे, h की वैल्यू 15, प्लस में काइनेटिक कितनी है 0, क्योंकि रुका हुआ है, स्टार्टिंग में क्या हुआ, रुका हुआ रेस्ट में है, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल 0। यहाँ पे मैंने 0 माना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, प्लस में काइनेटिक फाइनल कितनी जाएगी, वो हो जाएगी, मान लेते हैं स्पीड कितनी आ गई v। ध्यान से देखना, m से m कट गया यहाँ पर, ये तो 0 है, वैसे भी गायब हो गया। 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो v² बराबर आ गया 2gh, तो v बराबर कितना आ गया, √2gh आंसर।
क्या ये और ये सेम नहीं है क्या? हाँ, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लगाया? एनर्जी कंजर्वेशन लगाया। और एनर्जी कंजर्वेशन जब आपको लगाना आ गया ना, तो फिर आपके मतलब अधिकतर क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। सही बात भी है। ओके, कोई समस्या है क्या? नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, बट जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है? वो कांस्टेंट ही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, एक पार्टिकल है, उसको हम सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स उसी में घुमा रहे हैं, उसी में घुमा रहे हैं। उसमें ए पॉइंट से लेकर बी तक गए, फिर बी से लेकर सी तक गए, इस तरीके से ऐसे गए, बी से लेकर सी तक गए, और फिर ऐसे है कि सी से लेकर ए तक गए। ठीक है ना, ए से लेकर बी तक का वर्क डन है 10 जूल, बी से लेकर सी तक का जो वर्क डन है वो 20 जूल। ठीक है ना, आपको बताना है वर्क डन ए से सी, कितना बताता है? ए से सी, ए से सी तक का वर्क डन बताना है, और सिर्फ कौन से लग रहे हैं यहां पर? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको बताना है कि वर्क डन ए से सी का कितना है। देखो, आपको पता है ना, एक लूप का अगर कंजर्वेटिव लग रहे हैं तो पूरे लूप में, यानी अगर आप ए से चलना शुरू करो और वापस ए पर ही आ जाते हो, ए से चलना शुरू करो और वापस कहां पे आ जाते हो? ए पर आते हो, तो वर्क डन कितना होगा? 0। अरे ये तो लूप है ना। हाँ, तो मतलब ए से बी तक का, पहले गए ए से बी तक का, प्लस करेंगे कहां से कहां तक का? बी से सी तक का, प्लस करेंगे सी से ए तक का, क्योंकि मुझे ए पे पहुंचना है। तो ए से सी जाना अलग बात है। देखो, ए से सी जाने का मतलब तो ये वाला रास्ता हो गया, हमें पूछा ये गया है वैसे, लेकिन हम सी से ए तक पूरा लिख देंगे, और वो कितना है? 0। बोलो यस और नो। अब जो पता है ना वो चीज लिख दो। बताओ, ए से बी तक का कितना है? सर 10 जूल, प्लस में बी से सी तक का कितना है? सर 20 जूल। सर इसका मुझे पता नहीं है, तो 0। तो वर्क डन फ्रॉम सी से ए, सी से वो कितना आएगा? -30 जूल। यानी यहां से इस रास्ते का कितना काम है? -30, क्योंकि टोटल 0 होना जरूरी है। लेकिन हमें पूछा क्या गया? ए से सी। देखो, सी से ए जाओगे या ए से सी आओगे, तब भी तो वापस सी पे आ गए ना। देखो, सी से यहां गए और वापस घूम घाम के आ गए, तो 0 होना चाहिए ना। तो ए से सी तक का कितना हो जाएगा? प्लस का 30 जूल। यानी अगर मैं पूछूं बी से ए तक का कितना है, तो कितना आएगा? -10। अगर मैं पूछूं सी से बी तक का कितना है, तो -20। ऐसे कर सकते हैं ना? हाँ, वो सही। इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं कि एक लूप के अंदर अगर केवल और केवल कंजर्वेटिव लग रहे हैं, तो अगर कंजर्वेटिव नहीं लग रहे हैं ना भाई, तो बात अलग है। बात समझ आएगी ना? हाँ, एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं, जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाए आइडिया। देखो, अगर एनर्जी में लॉस हो रहा है ना, तो आप मान के चलिए वो लॉस कहां चला गया है? नॉन कंजर्वेटिव में चला गया है। कहां चला गया है? नॉन कंजर्वेटिव में चला गया है। तो असरक से बल लग रहे हैं ना, उन्होंने क्या कर दिया? अपना काम कर दिया। एनर्जी में जो लॉस आया ना, वो उनकी वजह से ही आया है। देखो, एक पार्टिकल है, ठीक है ना, और ये जो पार्टिकल है, एक सेकंड में डाटा ले लेता हूं। जी की वैल्यू 10 लेनी है मुझे, और अगर मैं इसको 20 लेता हूं, ठीक है, कितना आ गया भाई? 2 बाहर आया, 20। हाँ, देखो देखो देखो, ध्यान से, एक पार्टिकल है, उसका मास है 10 kg, ठीक है, 10 kg, ज़्यादा ले ली कोई दिक्कत नहीं, और उसको मैंने 20 मीटर हाइट से ऊपर से छोड़ा है, 20 मीटर हाइट ऊपर से छोड़ा है, और जब ये नीचे पहुंचा, यहाँ क्या था? रेस्ट में था, u = 0, और जब ये नीचे पहुंचा तो इसका जो स्पीड था वो था 15 मीटर पर सेकंड। कितना था? 15 मीटर पर सेकंड। आपको बताना है वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन। क्या बताना है? वर्क डन बाई एयर फ्रिक्शन। अच्छा, ये बात है सर। पहली बात तो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं सर, फ्रिक्शन तो कंजर्वेटिव ही नहीं है। सर कंजर्वेटिव अगर नहीं है तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव फील ही नहीं है, तो यानी एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अगर एनर्जी कंजर्व्ड ही नहीं है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो सर क्या लगाऊं? तब एक चीज याद आती है कि क्या वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, क्या है? वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक मतलब अंतिम काइनेटिक माइनस प्रारंभिक काइनेटिक, के फाइनल माइनस के इनिशियल। बढ़िया सर। ऑल, कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं? कौन कौन से फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं? सर अगर आप बात कर ही रहे हो तो देखो जरा ध्यान से, ये जो m मास का है, इसके ऊपर एक तो लग रहा है mg, जो कि कैसा है? कंजर्वेटिव है। mg कैसा है?
कंजर्वेटिव। सर एक और फोर्स, मुझे तो सारे फोर्स देखने हैं। एक फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन, क्या लग रहा होगा फ्रिक्शन, वो कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना। अगर वो लग रहा है तो वो तो ऊपर की ओर लग रहा है ना। हाँ, आपको तो कोई मतलब ही नहीं, आपको तो ये मतलब होना चाहिए वर्क डन बाई एम जी, ठीक है ना, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, दो ही लगे ना, वर्क डन बाई एम जी, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, बराबर क्या आ गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल। बढ़िया सर, वर्क डन बाई एम जी कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से देख लो, एम जी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ नीचे, तो कितना आएगा, एम जी एच आने वाला है, यानी एम कितना है 10 इंटू में जी, तो जी है, जी तो जी है, अभी जी जी 10 ले लेता हूँ, ठीक है ना, जी केवल 10, और एच कितना है, एच है आपका 20, प्लस में वर्क डन बाई फ्रिक्शन मुझे निकालना है, इज इक्वल टू के फाइनल कितना आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू में वी, वी कितना था 15 का स्क्वायर, और माइनस ये जीरो, इनिशियली रुका हुआ है तो कितनी आ जाएगी, जीरो। अरे हर चीज समझ में आ रही है ना ये चीज। तो वर्क डन बाई ऑल, ऑल का मतलब था इसके ऊपर दुनिया भर के जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको लिखना। कौन कौन सा लग रहा है, एक तो एम लग रहा है और एक क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, एक एम लग रहा है और एक लग रहा है फ्रिक्शन, तो सबको लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर लिख तो दिया। अब ये कितना आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा 20, तो जीरो और लगा दो भाई, 2000 आ गया, बढ़िया। वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू, वैसे एम जी एच करूँ मैं, एम जी एच है, एम 10 नहीं है क्या, हाँ जी भी 10 है, और हाइट 20 है ना, अच्छा 20 सही है, सही है, ये सही है, प्लस में फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ एम इंटू में वी स्क्वायर, ये कितना आएगा 225 आएगा, है ना, एंड इससे कैंसिल आउट हो रहे हैं 5 टाइम्स, अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 200 को 5 से गुणा करते हैं तो 1000, 25 को गुणा करते हैं 1125 आ गया। कुल मिलाकर वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन निकालने वाला हूँ, इधर वाला आ गया 1125, देख लेना कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ क्या, सही कर रहा हूँ। 200 को 5 से गुणा करेंगे 1000, ऊपर 25 रहेगा, 25 को 5 से गुणा करेंगे 125, 1125, और ये 2000 इधर चला जाएगा तो माइनस 2000। अच्छा, अगर इसमें 75 जोड़ा तो 1200 बचते, 1200 तो कितना 800, 875 जूल, किसका, नेगेटिव है, देख लो, मैंने बोला था ना वर्क डन बाई फ्रिक्शन, और वैसे आना भी चाहिए क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, तो उसका वर्क डन आ गया। निकाल सकते हैं ना अपन कैसे भी करके, अरे निकाल सकते हैं ना, हाँ। और दूसरा मैं अगर बोलूँ कि यहाँ पर जितनी एनर्जी है ना भाई, यहाँ पर जितनी एनर्जी है वो स्टार्टिंग में से जितनी एनर्जी थी उसमें से कम हो गई कुछ ना कुछ, टोटल एनर्जी यहाँ पे होनी चाहिए वो एम के बराबर है, यहाँ कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर में से एम घटा दो तो वो बच गया जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, तो इसके ऊपर नॉन कंजर्वेटिव का फर्क जो वर्क डन है वो कितना आ गया, इतना आ गया, बस अपन को निकालना भी यही था। निकल गया कि नहीं निकल गया, अरे बोलो, ये थोड़ा ठीक लेवल का क्वेश्चन है, फाउंडेशन से भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 11th के टाइप के क्वेश्चन हो गए एक तरीके से, बट आपको अभी भी समझ में आ रहा ना, तो 11th में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। और सिंपल चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, अगर आज आप दिमाग लगा पढ़ लोगे ना तो 11th के अंदर में फिर मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, ओके, वरना मेरे को 11th में ना वही घसी पिटी चीज़ें बार बार करनी पड़ती। ओके बेटा, तो आपका काम क्या है, अच्छे से नोट्स बनाना और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। अब एक चीज़ और बची हुई है, पावर, उस पावर को भी जल्दी से निपटाई देंगे, ठीक है ना, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा, तो अच्छे से पढ़िए और सही से पढ़िए, सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है बेटा। ओके चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।